करण अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि मधु आईने के सामने खड़ी चुनरी अपने सिर पर डालकर देख रही थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, इसलिए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी। नहीं, ये तो बहुत गहरा रंग है, उसने इतना कहकर अपने सिर से उस चुनरी को हटाया और दूसरे रंग की चुनरी सिर पर डालकर देखने लगी। हल्की गुलाबी रंग की चुनरी उड़ते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उस चुनरी के साथ वाली लहंगा चोली उठाए और चेंज करने जाने लगी। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी, जो परेशान सा दरवाजे के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। मधु ने अपने कपड़े फिर से बेड पर रखे और उसके पास आई। आई एम सॉरी करण, मैंने फिर से आपको नाराज कर दिया, पर आई प्रोमिस अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचे। उसकी बातें सुनकर करण ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं मधु, बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मधु के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। करण ने टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और बेड पर बैठकर उसे ऑन करने लगा, पर उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मधु उसे परेशान देखकर उसके पास आई। क्या हुआ करण, आप परेशान लग रहे हैं? मधु के सवाल करते ही करण के हाथ रुक गए। उसने मधु की ओर देखा और फिर लैपटॉप में कुछ चेक करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ मधु, तुम रेडी हो जाओ, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो करण फिर से अपना काम करने लगा। मधु अभी भी खड़ी उसे देख रही थी, क्योंकि उसे करण अभी भी परेशान लग रहा था। उसे ऐसे वहां खड़े देख करण बिना उसकी ओर देखे बोला, जाओ मधु, रेडी हो जाओ। मधु ने उसकी ओर देखते हुए बैग पर रखा अपना लहंगा उठाया और करण से बोली, करण मुझे ये लहंगा बहुत अच्छा लगा, मैं इसे पहन लूं। मुंह दिखाए मेरी नहीं तुम्हारी है मधु, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लो, करण ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। मधु फिर से मुस्कुरा दी, मुंह दिखाए भले मेरी हो, पर आप भी तो साथ होंगे ना। एनी ने मुझे बताया कि कल जब आप मुझे मेरे घर छोड़ने गए थे तब दादी माँ ने सबसे कहा था कि आज मुंह दिखाए में सारी प्रेस और बहुत से मेहमान को बुलाएंगे ताकि वो सबको हमारी शादी के बारे में बता सकें। मधु की बातें सुनकर करण के हाथ फिर से रुक गए और उसने मधु की ओर देखा जो बहुत खुश थी। वो लहंगा हाथ में लिए करण के सामने बैठी और फिर से बोली, करण आज जब हम दोनों टीवी पर आएंगे और दादी माँ सबको बताएंगी कि हमारी शादी हो चुकी है तो माँ और पापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और सच कहूँ तो मैं भी ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि अब हमारे रिश्ते को सारी दुनिया के सामने नाम मिल जाएगा और सम्मान भी, है ना। करण का गला भर आया, उसने खुद को संभाला और बिना उसकी ओर देखे अपना सिर हिला दिया और फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। मधु मुस्कुराते हुए उठी, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जल्दी से रेडी हो जाए। वो हाथों में लहंगा चोली थामे चेंज करने के लिए चली गई। उसके जाते ही करण ने गुस्से में बहुत जोर से अपना हाथ लैपटॉप पर दे मारा और बोला, ये कैसी मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे मम्मा। अब कैसे मधु से उसकी मुस्कुराहट छीनूं? कैसे बताऊं उसे कि वो जो सपना देख रही है वो फिलहाल पूरा नहीं हो सकता? कैसे बताऊं उसे कि ऋषभ की वजह से कुछ दिन और समाज के सामने हमारे रिश्ते को नाम नहीं मिल सकता? कैसे बताऊं, कैसे? उसने गुस्से में उठकर बालकनी का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गया। दूसरी ओर ममता टहलते हुए बड़ी बेसब्री से इवनिंग न्यूज़पेपर के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उनका नौकर न्यूज़पेपर हाथ में ले आया और बोला, मैम साहब न्यूज़पेपर आ गया। ममता ने तुरंत उसके हाथ से पेपर छीना और उसे देखने लगी। उसने जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी इंसल्ट करने और मेरी बच्ची से उसकी खुशियां छीनने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी मधु, इतना कहकर वो जोर से चीखी, माँ जल्दी आइए। उसकी आवाज सुनते ही गायत्री तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। ममता उन्हें न्यूज़पेपर दिखाते हुए गुस्से में बोली, ये देखिए माँ, मेरी कही हर बात की सच्चाई। कल रात जब उसने आपको असलियत बतानी चाहिए तो आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और आपने उसे घर से निकल जाने को कह दिया। पर अब आप क्या कहेंगी? ये वही मधु है जिसे आप महान समझ रही थी। अब आपको पता चला कि रिद्धिमा ने करण से शादी क्यों नहीं की। इस लड़की ने जो खेल हमारे बच्चों के साथ खेला है उससे हमारे बच्चों से उनकी सारी खुशियां छिन गई और वो खुद खुराना खानदान की बहू बन गई है। बोलिए माँ, अब भी आप चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? गायत्री गुस्से में चीखी, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, हम अभी और इसी वक्त खुराना मेंशन जाएंगे। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे की ओर चली गई। उनके जाते ही ममता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ जो रोहित यहाँ नहीं है, वरना वो हमें जरूर रोकता।
करण ने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, पर अब मैं उसकी चौल में रहने वाली बीवी को उसकी औकात दिखाऊंगी और करण चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी ओर मधु चेंज करके बाहर आई। हल्के गुलाबी रंग का लहंगा चोली और उस पर गुलाबी रंग की ही चुनर उस पर बहुत खिल रही थी। उसने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई पर करण उसे कहीं नजर नहीं आया। वो कुछ कदम चलकर पूल साइड में आई तो उसकी नजर बालकनी के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। उसे करण बालकनी में खड़ा नजर आया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगी, पर फिर उसने अपने कदम रोक लिए और बोली, पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर उनके पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और आईने के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगाई। फिर उसने अपने माथे पर स्टोन की छोटी सी बिंदी लगाकर अपनी मांग में सिंदूर भरा। फिर अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहनकर मांग में एक बड़ा सा मोतियों का मांग टीका लगाया। फिर उसने नाक में स्टोन की खूबसूरत सी नोजिंग पहनी। इधर करण उसे लेकर बहुत परेशान था। वो मन ही मन बोला, करण, मधु को सच तो तुझे बताना होगा। अगर तूने उसे अभी कुछ नहीं बताया और बाहर जाकर उसे सब अचानक से पता चला तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी। तुझे खुद ही उसे समझाना होगा। इतना कहकर वो फिर से अपने रूम में आया तो उसने देखा कि मधु मुस्कुराते हुए अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। करण उसे एकटक देखने लगा। उसे इतना खुश देखकर उसे कुछ भी बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मधु ने जैसे ही अपना कमरबंद उठाया तो उसकी नजर आईने पर पड़ी जिसमें उसे उसके पीछे खड़ा करण नजर आया। उसे देखते ही वो घबराकर उठ खड़ी हुई और उसके हाथ से कमरबंद छूटकर जमीन पर गिर गया। करण उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ मधु की धड़कनें तेज हो रही थी और वो चोर नजरों से उसे देख रही थी। करण उसके बहुत करीब आ गया। दोनों के चेहरों के बीच बस कुछ इंच का ही फासला रह गया था। करण आहिस्ता आहिस्ता अपने होठों को मधु के कान के पास ले आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने उसकी बंद आंखों की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों से उसकी चोली की डोरी को छुआ तो मधु कांप उठी। करण ने उसकी डोरी बांधी तो मधु तिरछी नजरों से उसे देखने लगी। करण ने झुककर जमीन पर पड़ा कमरबंद उठाया और मधु की आंखों में देखते हुए उसे पहनाने लगा। उसके इतना करीब आने से मधु को उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आने लगा। आई एम सॉरी मधु, मुझसे ये नहीं होगा। तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं छीनी जाएगी, मुझसे नहीं छीनी जाएगी। मन ही मन इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर तभी मधु ने उसकी कलाई पकड़ ली। रुके करण। उसके कदम रुक गए और उसने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। मधु उसके करीब आई। उसने अपने दोनों हाथों से करण की हथेली थामी और मुस्कुराते हुए बोली, करण, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी कुछ मुश्किल हालातों की वजह से हुई है जिसमें शायद हम दोनों की ही मर्जी शामिल नहीं थी, पर आप ये तो मानते हैं ना कि शादी के पहले हमारे बीच कुछ तो ऐसा था जो हमें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए था। और शायद यही वजह थी कि शादी होते ही हमने दिल से इस रिश्तों को निभाने का फैसला कर लिया। तो फिर एक दूसरे से कुछ भी कहने से पहले ये झिझक कैसे? करण उसे हैरानी से देखने लगा। मधु हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से बोली, मैं जानती हूँ करण कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। पर करण, अब हम पति पत्नी हैं और ये रिश्ता अगर आपको मेरा दर्द बांटने का हक देता है तो मुझे भी आपकी तकलीफ की वजह जानने का हक देता है। बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है, जो शायद आप मुझसे कहने ही कमरे में आए थे पर पिछले 1 घंटे से कह नहीं पा रहे हैं, जो आपकी आंखें तो कह रही है पर जुबान नहीं कह पा रही है। बोलिए ना करण। करण अभी भी कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि मधु की बातें सुनकर उसका गला भर आया था। तभी मधु फिर से बोली, किसी बात को कहने से पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा करण, इसलिए ये तो तय है कि जो आप मुझसे कहने आए थे वो बात कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी है और मुझे तकलीफ ना पहुंचे इसलिए आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं। पर मैं इतनी कमजोर नहीं हूं करण, दर्द के साए में मुस्कुराकर जीने की आदत है मुझे, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। बताइए क्या बात है? करण अभी भी कुछ नहीं बोला। अगर आप मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगे करण, तो आज के बाद मैं भी आपको अपनी किसी परेशानी में शामिल नहीं करूंगी, आपसे अपने दिल की बात कभी शेयर नहीं करूंगी। सुना ना आपने करण, अब मैं आपको अपने दर्द का हिस्सेदार कभी नहीं बनाऊंगी। मधु की बातें सुनकर करण की परेशानी और बढ़ गई और उसे कुछ भी बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
मधु ने बहुत प्यार से अपनी दोनों हथेलियों से उसके गाल को छुआ तो करण ने अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। करण, आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए और बताइए मुझे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। बोलिए ना। करण ने उसकी हथेली को चूमा और अपने गालों से हटाते हुए बोला, उदयपुर से आते वक्त मेरे भाई ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया था और वो उदयपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। एक्सीडेंट शब्द सुनते ही मधु परेशान हो गई। करण कुछ कदम चलकर फिर से बोला, मधु, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के बाद जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उसे लेने उदयपुर गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ऋषभ की जान को कोई खतरा नहीं है, पर उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल भूल गया है। मधु ऋषभ के बारे में जानकर बहुत परेशान हो गई और उसने तुरंत करण से पूछा, ऋषभ भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया करण, और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी करण। मैं भी अब इस घर का हिस्सा हूँ। क्यों छिपाए आपने मुझसे इतनी बड़ी बात? क्योंकि मुझे लगता है कि ऋषभ झूठ बोल रहा है। मधु, ये सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी। उसका चेहरा देखकर करण फिर से बोला, अब प्लीज ये मत पूछना कि मुझे क्यों लगता है कि ऋषभ याददाश्त जाने का सिर्फ नाटक कर रहा है। अब उनकी तबीयत कैसी है? मधु ने पूछा। अब ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहा है। करण के इतना कहते ही मधु दरवाजे की ओर जाते हुए बोली, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। नहीं मधु, तुम उससे नहीं मिल सकती, करण तेजी से उसके सामने आकर बोला। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। करण ने हिम्मत की और बोला, तुम उससे नहीं मिल सकती मधु, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसे इस वक्त उसका अतीत याद नहीं दिलाया जा सकता। अगर हमने उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो वो पागल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग की नस फट जाए। इसलिए अभी तक घर में किसी ने उसे नहीं बताया कि वो अपनी जिंदगी के 5 साल भूल गया है। वो अभी भी 2016 में जी रहा है। ये सब जानकर मधु बहुत परेशान हो गई। करण ने मधु की हथेली थामी और बोला, अगर तुम उसके सामने गई मधु तो वो ये पूछेगा कि तुम कौन हो और उसे पता चल जाएगा कि हमारी शादी हो गई है और हमें उसे बताना पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी के 5 साल भूल चुका है। तो आप मुझसे ये कहने आए थे कि मैं ऋषभ भैया के सामने न जाऊं? मधु ने पूछा। करण ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो मधु मुस्कुरा दी। आप भी हद करते हैं। इतनी सी बात बताने के लिए आप इतना परेशान थे। अगर कल रात ही आपने मुझे ये बात बता दी होती तो मैंने कल ही आपकी बात मान ली होती। बेवजह ही आपने ऐसा मुंह बनाया हुआ है। ठीक है, मैं ऋषभ भैया के सामने नहीं जाऊंगी। मेरी परेशानी की वजह ये नहीं है मधु। तभी करण फिर से बोला। तो मधु ने भी फट से पूछा, तो फिर क्या वजह है? करण उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मधु, घर वालों ने ये फैसला किया है कि जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाता हमें हमारी शादी का सच सबसे छिपाना होगा। मधु एकटक उसे देखने लगी। करण हिम्मत करके फिर से बोला, इसलिए तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म बाहर लॉन में सिर्फ घर वालों के बीच होगी, ना ही मीडिया आएगा और न ही कोई दोस्त या रिश्तेदार। फिलहाल हम किसी को ये नहीं बता सकते कि मेरी शादी रिद्धिमा से नहीं तुमसे हुई है। मधु के चेहरे की चमक पल भर में ही उदासी में बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पल भर में उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली हो। उसे सबके इस फैसले से बहुत तकलीफ हुई, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए करण से बोली, करण, आप भी ना हद करते हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या मैं आपके और हमारे परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आज ना सही, कुछ दिनों बाद ही सही, किसी को कुछ ना बताने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि हमारी शादी हो चुकी है और फिर मैं रहूंगी तो इसी घर में ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात आज सबको बताई जाए या फिर कुछ दिनों बाद। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप जाए और जल्दी से चेंज करके आइए। करण ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भर लिया। मधु मन ही मन बोली, लगता है किस्मत में अभी और इम्तिहान लिखे हैं। इतनी आसानी से तुझे तेरे हिस्से की खुशी कभी मिली है जो आज मिलती? अपने पापा की जायज बेटी होकर भी तू दुनिया की नजरों में उनकी नाजायज बेटी बन गई, और अब करण की पत्नी होने के बाद भी दुनिया के सामने तेरे और उनके रिश्ते को नाम नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया की नजरों में उनकी पति रिद्धिमा है। पहले अपने पापा की खातिर और अब अपने पति की खातिर तुझे एक बार फिर मुस्कुराना होगा।
जितना मिल गया है उतने में ही खुश रहना होगा। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए करण की ओर देखने लगी। करण ने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसके गाल को छुआ और फिर बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मधु की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। करण ने अपना मुंह धोने के बाद जैसे ही टॉवल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वॉशरूम के दरवाजे में लगे मिरर से उसे मधु रोती हुए नजर आई। उसके रोने की आवाज करण के कानों तक न पहुंचे, इसलिए उसने अपनी हथेली अपने मुंह पर रख ली। उसे ऐसे रोते देख करण को बहुत तकलीफ हुई, पर तभी पूजा ने आकर दरवाजे पर नॉक किया। मधु ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप से अपने आंसू छिपाने लगी और फिर दरवाजे के पास आकर बोली, चाची दरवाजा तो खुला ही है, आपको नॉक करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे अंदर आ जाती। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, शादीशुदा लोगों के कमरे में बिना नॉक किए जाना बैड मैनर्स होता है मधु। और हाँ, मैं नॉक करके आई हूँ, पर एनी और आरव नॉक करके तुम्हारे रूम में नहीं आएंगे, इसलिए कमरे का दरवाजा बंद रखना सीख लो। मधु हल्के से मुस्कुरा दी। पूजा ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ। बहुत सुंदर लग रही हो, भगवान बुरी नजरों से बचाए तुम्हें। मधु ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी नजरें झुका ली तो पूजा ने अपनी आंखों का काजल उसके कान के पीछे लगा दिया और फिर कमरे में करण को ढूंढने लगी। वो वॉशरूम में है चाची, मधु तुरंत बोली। पूजा ने मुस्कुराते हुए उसकी चुनरी से उसका चेहरा ढांका और बोली, चलो बाहर, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मधु ने सिर हिलाया और उनके साथ चल दी। उनके जाते ही करण वॉशरूम से बाहर आया। उसने टॉवल गुस्से में बेड पर फेंका और बोला, जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ कि अपनी ही पत्नी को उसका हक नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी खातिर मधु ने चुपचाप मेरी बात मान ली और मुझसे कोई सवाल तक नहीं किया। हर लड़की अपनी शादी के लिए ढेर सारे सपने देखती है, पर मैंने तो उस लड़की के ही सपने तोड़ दिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। आज अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ मैं। दूसरी ओर ऑफिस में पीयूष ने जैसे ही न्यूज़पेपर देखा तो भागता हुआ आदि के कैबिन में आया। आदि, ये न्यूज़ देखी तुमने? आदि ने उसकी ओर देखते हुए अखबार लिया और उसे देखने लगा, पर जैसे ही उसने करण और मधु की न्यूज़ रीड की तो हैरानी से उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत करण को फोन किया। अपने फोन की रिंग सुनकर करण ने फोन की ओर देखा। आदि का नंबर देखते ही उसने गुस्से में अपना फोन उठाया और कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर उठकर गुस्से में अपने कमरे से चला गया। फोन स्विच ऑफ कर लिया। आदि अपना फोन देखकर परेशान होकर बोला और कुछ सोचने लगा और फिर पीयूष से बोला, पीयूष आज करण सर की लंदन वाले क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तुम जाकर कॉन्फ्रेंस कल तक के लिए पोस्टपोन करो, मैं ये न्यूज़ वनराज सर और बलदेव सर को देता हूँ। ठीक है आदि। पीयूष भागता हुआ वहां से चला गया। तभी आदि के फोन की बेल बजने लगी। वो अपने कैबिन से बाहर आया और उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए कॉल रिसीव की। रिद्धिमा का कुछ पता चला अशोक? हाँ आदि, रिद्धिमा का पता चल गया, दूसरी ओर से अशोक ने जवाब दिया। तो आदि के कदम रुक गए। कहाँ है वो इस वक्त? अभी अभी अपनी माँ और दादी के साथ खुराना मेंशन के लिए निकली है। अशोक के इतना कहते ही आदि सोच में पड़ गया। तभी अशोक फिर से बोला, आदित्य करण सर जहाँ भी हो उनसे कहो कि जल्द से जल्द खुराना मेंशन पहुंचे, क्योंकि मुझे पता चला है कि आज ममता व्यास वहां बहुत बड़ा तमाशा करने वाली है और उनका टारगेट वो लड़की मधु है। करण सर का इस वक्त अपने घर पर होना बहुत जरूरी है। पर तुम्हें कुछ तो पता चला होगा अशोक कि ममता व्यास क्या करने वाली है? आदि ने परेशान होकर पूछा। फिलहाल तो मुझे बस इतना पता चला है आदि कि न्यूज़पेपर में आज जो खबर आई है उसी वजह से ममता व्यास खुराना मेंशन के लिए निकली है। ठीक है, अगर तुम्हें और कुछ पता चले तो मुझे तुरंत बताना, मैं करण सर से बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके। अशोक के इतना कहते ही आदि ने फोन कट कर दी और सोच में पड़ गया। इधर पूजा मधु को लेकर बाहर लॉन में पहुंची। एनी उससे देखते ही उसके पास आई और उसे पकड़ते हुए बोली, आइए भाभी। उसने वहां रखे बड़े से सोफे पर मधु को बैठाया जो अभी भी उदास थी। तभी शालिनी शोभा के पास आकर बोली, माँ रस्म आप शुरू कीजिए। शोभा भी उदास हो गई और मन ही मन बोली, समझ नहीं आ रहा कि हम मधु का सामना कैसे करें। जिस बच्ची ने हमारे परिवार की इज्जत बचाने से पहले एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, उनकी मुंह दिखाई तो हमें बहुत धूमधाम से करनी चाहिए थी। हमें तो सबको खुद बताना चाहिए था कि हम कितने खुशनसीब हैं जो मधु हमारी बहू बनकर हमारे घर आई है। पर ऋषभ की वजह से हम उन्हें सबके सामने अपनी बहू भी नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज मधु,
अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा बेटा, माफ कर दीजिएगा हमें। क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी आप? तभी पूजा ने पूछा। शोभा ने खुद को संभाला और इधर उधर देखते हुए बोली, पूजा जाइए, शांति को बुलाकर लाइए, और अगर वो आने से इनकार करें तो उनसे कहिएगा कि हमने उन्हें बुलाया है। जी माँ। पूजा शांति के कमरे में पहुंची तो वो वहां नहीं थी। पूजा ऊपर ऋषभ के कमरे में पहुंची तो ऋषभ सो रहा था और शांति परेशान सी उसके पास बैठी थी। पूजा हिम्मत करके अंदर आई और शांति से बोली, भाभी नीचे माँ आपको मधु की मुंह दिखाई के लिए बुला रही है। शांति ऋषभ की ओर देखकर बोली, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। पूजा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इधर शोभा ने मधु का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा। मधु की झुकी हुई पलकों और उसके उदास चेहरे को देखकर वो भी उदास हो गई। उन्होंने मधु के माथे को चूमा और बोली, भगवान आपको दुनिया की हर बुराई से बचाए बेटा। मधु ने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कुरा दी। शोभा उसे एक बड़ा सा रानी हार देते हुए बोली, बेटा ये हमें हमारी मुंह दिखाई में मिला था, पर हमने ये हमारी तीनों बहुओं में से किसी को नहीं दिया, पर आज हम ये आपको दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप ही इसकी सही हकदार है। इसे संभाल कर रखिएगा बेटा। मधु ने उनके पैर छुए। थैंक यू दादी माँ। शोभा उसके सिर पर हाथ रखकर अपनी जगह पर आकर बैठ गई और सब शांति के आने का इंतजार करने लगे। तभी शालिनी और मधु की नजर गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे करण पर पड़ी। करण बहुत गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। शालिनी ने परेशान होकर मधु की ओर देखा जो करण को जाते देख रही थी। मधु मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ करण कि आपका ये गुस्सा मेरे लिए है। आप मुझे सबके सामने नहीं अपना पा रहे हैं, बस इसलिए खुद से इतना नाराज हो। पर कोई बात नहीं, आपके घर लौटते ही मैं आपकी मुस्कुराहट वापस ले आऊंगी और आपको ये भी बता दूंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शालिनी भी मन ही मन बोली, हे महादेव, जब भी ये लड़का अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करता है तो ऐसे ही गुस्से में घर से निकल जाता है। इसने अपना फोन भी बंद कर लिया होगा। अब इसे कैसे समझाऊं कि कभी कभी अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।